हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर। आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज हम लोग का मॉडर्न फिजिक्स का 6 नंबर का लेक्चर है और आज हम लोग बात करने वाले हैं मैटर वेव्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है, दैट चैप्टर इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन और मैटर के ड्यूअल नेचर के नेचर ड्यूअलिटी के बारे में बात हो रही है। इसके पहले हिस्से में हम लोग पिछले 5 लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, जहां पर शुरुआत के जो पिछले लास्ट 2-3 लेक्चर में ये रेडिएशन वाली बात कर चुके हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ड्यूअल नेचर के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली। आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में, राइट? यानी कि हम बात करने वाले हैं आज मैटर वेव्स के बारे में। तो तैयार हो जाइए फौरन, अपनी कॉपी अपना पेन लेकर के एक आइसोलेशन जगह पे बैठ जाइए, आइसोलेटेड जगह पे बैठ जाइए और शुरू करते हैं मैटर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, पर समझने के लिए बहुत कुछ है इसमें, राइट? चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्चुअली भाई और बहनों मैटर वेव की। किसकी बात करने वाले हैं? मैटर वेव की। चलिए, राइट, मैटर वेव के बारे में आपसे बात करता हूं मैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन यानी ईएम वेव है ना, रेडिएशन मतलब ईएम वेव। मौलिक तौर से वो है वेव भाई और बहनों, लेकिन इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल, और पार्टिकल के तौर पे हम लोगों ने पढ़ा इसे फोटोन के रूप में ये एग्जिस्ट करती है। और पूरी एक घटना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में चर्चा की। एक और इफेक्ट है, एक और ऐसा ही इवेंट है जिसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट, उसके बारे में भी पढ़ा। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुइस विक्टर डे ब्रॉय। लुइस विक्टर डे ब्रॉय, लुइस विक्टर डी ब्रॉय, ब्रॉय है ना, लिखते ब्रॉगली हैं, पढ़ते ब्रॉय हैं। अंग्रेजी है, क्या करेंगे? पनिमोनिया लिखा होता, पढ़ते निमोनिया है, तो अंग्रेजी है। लुइस विक्टर डी ब्रॉय। अब अपने इंडिया वाले नहीं खोजे होते तो कोई होता, रमेश कुछ होता है, ऐसा बढ़िया सा नाम है ना, लेकिन इसको खोजा लुइस विक्टर डे ब्रॉय। लुइस विक्टर डे ब्रॉय ने कहा, देखिए आपको याद होगा मैंने कहा था एल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज मिला था क्वांटम थ्योरी के लिए, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर लिया गया था, यह मान करके कि जो लाइट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो वेव होने के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी शो करती है, यानी वो है तो एक एनर्जी। द एनर्जी शोज द पार्टिकल नेचर, मैटर नेचर, यानी मैटर जैसा कुछ, एनर्जी और मास का संबंध, राइट? और हमने पढ़ा फोटोन का मास मैंने निकलवाया था, आपको याद होगा, उसका एक्टिव मास आपको बताया था मैंने। तो इसका मतलब जो रेडिएशन है दैट बिहेव्स लाइक अ वेव, बट ऑल्सो शोज पार्टिकल नेचर। ये बात हमको समझ में आ गई। डे ब्रॉय ने कहा कि भैया इस दुनिया के अंदर जो नेचर होता है वो एक सिमेट्रिकल कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर है? सिमेट्रिकल कैरेक्टर। मैं आपको समझाता हूं ये बात क्या है। डे ब्रॉय का कहना था कि नेचर कोई जो नेचर शो करता है दैट इज सिमेट्रिकल कैरेक्टर। मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई लाइट जो है वो करंट में बदल गई, तो करंट भी लाइट में बदल जाती है, ठीक? करंट से मैग्नेटिक फील्ड आई थी, मैग्नेटिक फील्ड से करंट आ जाएगी। समझ में आ रहा है? यानी दुनिया के अंदर जो कैरेक्टर है, जो नेचर है, वो सिमेट्रिकल होता है। अब मैंने जो एग्जांपल लिया था, क्या लिया था कि मिस्टर बी थे, ए के बेटे, तो मिस्टर बी कौन है? बाप भी है, बेटा भी है। तो बाप, फादर, क्या सन का कैरेक्टर शो करेगा? बिल्कुल करेगा। सन फादर का कैरेक्टर शो करेगा, लेकिन किसी और के लिए फादर होगा, किसी और के लिए सन होगा। नेचर की सिमेट्री है। इस दुनिया के अंदर भगवान ने ब्रह्मांड को इस तरीके से बनाया है कि यहां नेचर सिमेट्रिकल मिलने वाला है। एनसीईआरटी की एक लाइन है, मैं सीधे आपको एनसीईआरटी पे ले चल रहा हूं।
एक्चुअली मॉड्यूल से पहले मैं आपको एनसीईआरटी की एक लाइन दिखाता हूं। तो दैट नेचर वॉज सिमेट्रिकल एंड दैट टू बेसिक फिजिकल एंटिटी मास एंड एनर्जी मस्ट हैव सिमेट्रिकल कैरेक्टर। मास और एनर्जी में सिमेट्रिकल कैरेक्टर होना चाहिए। यानी अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मास वाला कैरेक्टर यानी मैटर वाला यानी पार्टिकल वाला कैरेक्टर शो कर रहा है तो पार्टिकल को भी वेव नेचर शो करना चाहिए। कौन बोला? विक्टर डे ब्रॉय, लुइस विक्टर डे ब्रॉय। देखिए लिखा भी हुआ है, प्रोनाउंस्ड एज डी ब्रॉय। एनसीईआरटी वाला जानता है ना कि इंडियंस की अंग्रेजी बहुत तेज तगड़ी है, बहुत जबरदस्त है, आप समझ रहे हैं। और यूपी बिहार वालों की इंग्लिश तो पूछने ही नहीं, अल्टीमेट जबरदस्त। ऐसा अंग्रेजी बोलेंगे ऑक्सफोर्ड वाले नाला ढूंढते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि देखो जो डिब्रॉय थे उनको ये बात बोलने का, ये बात बोला कैसे? कोई प्रयोग नहीं, ये एक हाइपोथेसिस थी उनकी, एक परिकल्पना थी उनकी। उनका कहना था कि अगर दुनिया में रेडिएशन पार्टिकल नेचर शो करता, मास वाला नेचर शो करता, तो जिसके पास मास है वो वेव नेचर शो करेगा, राइट? और किसी अब देखो भाई, फिर वही बात है, मैं आपको लास्ट भी समझा रहा हूं और अभी भी समझा रहा हूं। जब मैं कहता हूं कि कोई पार्टिकल वेव नेचर शो करेगा, जैसे मैं कह दूं इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करेगा, तो इसका यह मतलब नहीं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चलने लगेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। वेव नेचर शो करने का मतलब, पार्टिकल नेचर शो करने का मतलब, जो पार्टिकल के पास है वो उसके पास आ जाएगा। जो वेव में क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है, ये सारी घटनाएं होने लगेंगी, वेव वाली घटनाएं घटित होने लगी। अगर किसी के साथ वेव वाली घटनाएं अब कोई भी व्यक्ति है वो थोड़ा सा ऐसा बर्ताव करने लगे, थोड़ा सा बेवकूफी भरा होता, कहेंगे उल्लू हो गया, तो इसका क्या मतलब? रात को जाके पेड़ पे बैठा हुआ है? नहीं, हरकतों के आधार पे उल्लू बोल रहे, देखने में उल्लू थोड़ी है, वो है तो इंसान, मतलब कुछ और है, बट आप उसको अलॉट कर रहे हो एक उपाधि। किस आधार पे? उसके बिहेवियर के आधार पे, उसके नेचर के आधार पे। तो डी ब्रॉय का कहना यह था कि जो मैटर होता है, मैटर का मतलब पार्टिकल जिसके पास मास हो, पार्टिकल कह लो, मैटर कह लो, जो कह लो, पार्टिकल के पास मास होगा, मैटर होगा, मैटर का मतलब मास, सीधी सी बात है। वो है तो एक्चुअली पार्टिकल नेचर शो करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ब्लॉक है या कोई बॉल है, आपने ले लिया, उसके पास मास है, पार्टिकल नेचर शो करेगा, मारोगे मोमेंटम होगा, जो मैकेनिक्स में सारी चीजें पढ़े वो दिखेगा। लेकिन साथ में वो वेव नेचर भी शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है, राइट? ये डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस थी, अभी तक कोई प्रयोगात्मक प्रूफ नहीं आया था। और 1924 में डी ब्रॉय ने यह बात बताई थी। 1924 में हम लोग का तो बात ही है, ये तो फ्रांस के थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इंडिया तो 1924 में गुलाम ही था, खैर हम लोग तो गुलाम थे। और उस समय 1924 की एक महत्वपूर्ण घटना है, आप लोग जानते हो नहीं जानते हो, बॉम्बे में जो गेटवे ऑफ इंडिया है ना, वो कंप्लीट हुआ था। बनना तो पहले से शुरू हो गया था, लेकिन 1924 में ही कंप्लीट हुआ था। इधर हम लोग, अंग्रेज हमारे यहाँ इंडिया गेट गेटवे ऑफ इंडिया गेट कह रहा हूं, सॉरी, गेटवे ऑफ इंडिया जो कि बॉम्बे के अंदर है, गेटवे ऑफ इंडिया को कंप्लीट करा रहे थे अंग्रेज, गेटवे ऑफ इंडिया को कंप्लीट करा रहे थे, और यहां डे ब्रॉय कुछ और बता रहे थे। बहरहाल, तो यहां पर जो मैटर पार्टिकल है वो है तो पार्टिकल, लेकिन वो वेव नेचर शो करता है। वेव नेचर शो करने का मतलब उसका इंटरफेरेंस हो सकता है, उसका डिफ्रैक्शन हो सकता है, यस और नो? इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, अरे बाप रे बाप, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन हो सकता है, बिल्कुल। यह बात डी ब्रॉय ने कहा, और कहा अगर आप किसी भी मैटर पार्टिकल को ले ले, जैसे मान लीजिए कुछ भी आपने मैटर पार्टिकल लिया, वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इट बिहेव्स लाइक अ वेव, इट बिहेव्स लाइक अ वेव, यानी ये डिफ्रैक्ट होगा, इसका इंटरफेरेंस होगा। अभी थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लग रहा होगा ये सब क्या मजाक चल रहा है भाई, डिफ्रैक्शन कैसे हो जाएगा, अभी बताता हूं मैं आपको। तो उन्होंने कहा कि भाई ये वेव की तरह बिहेव करेगा, उस वेव को हम कहेंगे मैटर वेव।
मैटर वेव, क्या कहेंगे? मैटर वेव, द वेव कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पार्टिकल, यानी या जो वेव नेचर शो करता है कोई पार्टिकल, जो वेव है वही मैटर वेव है। और उसकी वेवलेंथ को डी ब्रॉय वेवलेंथ कहा गया, डी ब्रॉय वेवलेंथ, एंड दिस डी ब्रॉय वेवलेंथ इज इक्वल टू h बाई में p, या फिर आप कह सकते हो h बाई में mv। अभी मैं इसको और थोड़ा अलग अलग तोड़ूंगा, लेकिन अभी बस इतना ही देखो, h बाई में p या कह लो h बाई में mv। यानी एक बात भाइयों और बहनों यहां पर हम लोगों को श्योर हो रही है, थोड़ा थोड़ा देख करके अंदाजा लग रहा है, ये जो इक्वेशन है ये अपने आप में, देखो ये लैम्डा किसका नेचर है? वेव का। लैम्डा किसके लिए लिखा जाता है? किसी वेव के लिए लिखा जाता है ना भाइयों बहनों। और मोमेंटम किसी पार्टिकल के लिए या किसी मैटर के लिए, ये कह लो, यही तो हम लोग पढ़ते हैं, पार्टिकल या मैटर के लिए। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये अपने आप में वेव और पार्टिकल नेचर को कनेक्ट करती है। किसको कनेक्ट कर रही है? वेव और पार्टिकल नेचर को। समझ में आ रहा है? किसे कनेक्ट कर रही है? वेव और पार्टिकल नेचर को। क्लियर है आप सबको? इसे कहते हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, अच्छा जिसके पास मास होगा अगर वो चल दिया तो इसका मतलब वो वेव की तरह बिहेव करेगा, उसके पास तो वेवलेंथ आ गया। इसका मतलब अगर मैं बॉल फेंक दूं, कोई भी बॉल फेंक दूं, तो उस बॉल के, वो बॉल भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए, उसका भी वेवलेंथ आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मैं जा रहा हूं तो मेरा भी वेवलेंथ है, क्योंकि मेरे पास भी मास है, तो आई शुड ऑल्सो बिहेव लाइक अ वेव, हाँ या ना? ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात गलत नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है ये समझो। अब लैम्डा बराबर h की वैल्यू आप जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट की 6.6 इंटू 10 के पावर -34 होती है। कितना होता है? अभी बताता हूं, यहां पर 6.6 इंटू 10 की पावर -34। अब पता चला कि कुछ बॉल का मास है, अपनी सुविधा के लिए ले लेते हैं 1 kg, और उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो नीचे कितना आ गया? 10 आ गया। वेवलेंथ कितना आया? 6.6 इंटू 10 की पावर -35 मीटर। ये जो वेवलेंथ है ये बहुत छोटी वेवलेंथ है, बहुत छोटी, इतनी छोटी वेवलेंथ है कि हमको डिटेक्टेबल ही नहीं है। हम एंगस्ट्रॉम तक की वेवलेंथ, यानी 10 की पावर -10 तक की वेवलेंथ को हम डिटेक्टेबल है हमारे लिए, लेकिन इतनी छोटी वेवलेंथ डिटेक्टेबल कैसे होगी? तो हम एक बॉल को मूव करा करके उसका वेव नेचर शो नहीं कर सकते हैं। क्यों? अगर आप शो करने की कोशिश भी करोगे तो इतना छोटा वेवलेंथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है कि ये ऑब्जर्वेशन के बाहर होगा, कोई डिटेक्शन ही नहीं होगा, कोई डिटेक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपके? तो फिर कौन है जो वेव नेचर शो करेगा? क्या कोई बड़ा मास वेव नेचर शो करेगा? नहीं। तो कौन करेगा? कुछ एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल। एटॉमिक का मतलब जैसे कोई एटम हो गया, ड्यूट्रॉन हो गया, ड्यूटीरियम हो गया, मान ली ड्यूटीरियम का एटम ले लो, वो शो कर सकता है। प्रोटॉन शो करेगा, सब एटॉमिक है। अल्फा पार्टिकल शो करेगा, न्यूट्रॉन शो करेगा। हर वो पार्टिकल जो बहुत छोटा हो मास में और जिसके पास मोमेंटम हो, वेलोसिटी हो, वो वेव नेचर शो करेगा। ठीक बात है? ये सर नो? तो वेव नेचर कौन शो करेगा? जिसके पास मास हो, मास बहुत कम होना चाहिए, तभी वेव नेचर शो करने वाला है भाई और बहनों। क्लियर है? अब ये जो फॉर्मूला आपके सामने आया है डी ब्रॉय वेवलेंथ का, इस डी ब्रॉय वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है आपके सामने? लैम्डा बराबर h/p। ठीक, क्लियर? उसके बाद p को और क्या लिख सकते हैं? √2mE। E यहां पर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। याद रखिएगा, मैंने जानबूझ करके यहां E लिख दिया है, काइनेटिक एनर्जी को K नहीं लिखा है, इट इज E। ठीक है? क्योंकि लीनियर मोमेंटम √2mk के बराबर होता है, आप जानते होंगे, मैकेनिक्स में पढ़ाया है मैंने। तो भाइयों और बहनों, ये हो गया डी ब्रॉय वेवलेंथ। डी ब्रॉय
वेवलेंथ। क्लियर? अगर आप देखते हो तो लैम्डा का p से इनवर्स रिलेशन है, लैम्डा का √e से इनवर्स रिलेशन है फॉर द सेम मास, ये याद रखिएगा, फॉर द सेम पार्टिकल। और यहां तो पार्टिकल अलग अलग हो तो भी चलेगा। ठीक? अगर मैं आपसे कहूं कि दो बॉडीज का मास अलग अलग है, राइट, क्या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डे ब्रॉय वेवलेंथ सेम हो सकता है? जवाब है हां, सेम हो सकता है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम से मतलब है। अगर मोमेंटम सेम हो गया तो डे ब्रॉय वेवलेंथ भी सेम हो जाएगा भाई और बहन। क्लियर है? तो अगर आप सिर्फ मास पे डिपेंडेंसी बोलोगे, आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि बहुत ज्यादा मास है, बहुत ज्यादा मास है तो भैया ज्यादा वेवलेंथ हो गया, कम मास है तो कम वेवलेंथ हो गया। नहीं, मास के साथ साथ उसकी स्पीड भी मायने रखती है भाई और बहनों, यानी कि मोमेंटम मायने रखता है, या दूसरे लफ्जों में यह भी कह सकते हो एनर्जी मायने रखती है, काइनेटिक एनर्जी मायने रखती है। तो अगर मोमेंटम सेम निकला तो क्या सेम हो जाएगा? डे ब्रॉय वेवलेंथ सेम हो जाएगा। अगर मैं लैम्डा और पी में आपसे कहूं कि ग्राफ खींचिए, राइट, लैम्डा और पी में अगर मैं आपसे कहूं ग्राफ खींचिए तो ग्राफ ये बनने वाला है। ठीक? ये क्वेश्चन पूछा गया है, डी ब्रॉय वेवलेंथ और मोमेंटम में ग्राफ आपसे पूछा जा चुका है, तो ये ग्राफ आप बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर सिमेट्री, नेचर सिमेट्री से एक बात समझ में आई कि भाई दुनिया में अगर कोई भी मैटर पार्टिकल है, यानी अगर किसी के पास मास है, तो इट शोज वेव नेचर ऑल्सो, पर हर मैटर वाला नहीं, हर मास वाला नहीं, ज्यादा मास वाला नहीं मतलब शो करेगा नहीं करेगा उसकी पुष्टि ही नहीं है, हम उसको वेरिफिकेशन ही नहीं कर पाए, क्योंकि भैया इतनी छोटी वेवलेंथ है कि वी कांट वेरीफाई। छोटे पार्टिकल वेव नेचर शो करते हैं, और इसकी पुष्टि हुई, इसकी पुष्टि करने वाले दो लोग थे, डेविसन जर्मर और एक और थे थॉमसन के बेटे जे थॉमसन की जीपी थॉमसन। ये दोनों लोग, जीपी थॉमसन, डेविसन जर्मर अलग अलग, और उसके बाद फिर जीपी थॉमसन, इन लोगों ने प्रूव किया कि भैया नहीं, डी ब्रॉय की बात सही है। 1927 में नोबेल प्राइज भी पा गए डी ब्रॉय। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डी ब्रॉय की ये बात शुरुआत में हाइपोथेसिस थी, और जब इनकी बात को मान लिया गया तो बहुत से अनसुलझे रहस्य थे जो सुलझ गए। अभी मैं बताऊंगा क्या क्या सुलझा उससे। लेकिन अभी हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि डी ब्रॉय वेवलेंथ अगर अलग अलग पार्टिकल के लिए लिया जाए तो क्या होगा। पहले आइए इसको नोट्स में भी मैं दिखा देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं बात को। ठीक है, ये देखिए नोट्स में है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय सम एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल आइदर चार्ज और अनचार्ज लाइक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा should dual nature, particle nature as well as wave nature. The wave associated with matter particle is called as matter wave and the wavelength उसको डे ब्रॉय वेवलेंथ कहते हैं, जो कि ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। ये मैंने आपको बना दिया है लैम्डा का, ये ग्राफ उसी ग्राफ के लिए जगह छोड़ी हुई है जो ग्राफ मैंने बनाया है, तो आप आई होप इसको बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो पहले आज की तारीख में तो वेव नेचर फुल्ली एक्सप्लेन्ड है, फुल्ली एक्सप्लेन है। लेट 90s में, मतलब 1980 ऐसे इसके आसपास, तो इंटरफेरेंस सब करा दिया गया। अब तो एकदम ही 100% प्रूव है, इसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक, चलो आइए। ठीक, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बार एनसीईआरटी के भी कुछ मैं पहलू को दिखा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आता रहे। ये तो देखो डी ब्रॉय वेवलेंथ 1924 में इन्होंने उसको डिस्कवर किया है ना। ये देखिए डी ब्रॉय वेवलेंथ के बारे में लिखा हुआ है, और ये रिलेशन है। जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था बॉल वाला, वो भी एग्जांपल इसमें लिया गया है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ठीक, तो मैंने आपको ये बता दिया कि वेवलेंथ जो है वो क्या होती है, डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होती है और किस तरीके से क्या चीज है, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। राइट, चलिए अब एक बात हम समझते हैं कि अलग अलग पार्टिकल के लिए डी ब्रॉय वेवलेंथ कैलकुलेट कैसे करते हैं, यानी कैलकुलेशन ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ सीखने जा रहे हैं। देखो, अगर हो सकता है
जिसके पास मास हो सकता है वो चार्ज्ड हो और हो सकता है अनचार्ज्ड हो। चार्ज में कौन हो सकता है? इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, और भी हो सकते हैं। अनचार्ज में न्यूट्रॉन हो सकता है। ठीक, समझ में आ रहा है? क्लियर? सिंपल बात है। अच्छा, चार्ज पार्टिकल को हमें मोमेंटम देना है। कैसे दे सकते हैं मोमेंटम? चार्ज पार्टिकल को मोमेंटम देना है तो एक काम करिए, आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दीजिए। अगर आपने यहां पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया भाइयों बहनों, तो जाहिर सी बात है कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। याद करिए, जो काइनेटिक एनर्जी आने वाली है वो वर्क डन के बराबर होगी, और वो कितनी हो जाएगी? Q इंटू में V। मैं कोई भी चार्ज ले रहा हूं, अल्फा में, प्रोटॉन में, QV। तो अगर आपने चार्ज पार्टिकल लिया तो उसके लिए लैम्डा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? H बाई में P की जगह मैं क्या लिख दूं? अंडर रूट 2m, E की जगह QV, राइट? अंडर रूट 2m QV। दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला इफ अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V। अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को स्पीड देना चाहते हो तो यही तरीका है। आप कैसे उस पर फोर्स लगाओगे? फोर्स लगाने का तरीका ये ना कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो, और उसकी वजह से उस पर मोमेंटम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा फॉर्मूला चार्ज पार्टिकल के लिए। ठीक, समझ में आ रहा है? और अनचार्ज पार्टिकल, जैसे कोई अनचार्ज में न्यूट्रॉन हो सकता है, कोई गैसियस मॉलिक्यूल भी तो हो सकता है, गैसियस मॉलिक्यूल। अब इसको कैसे हम एक्सेलरेट अप करेंगे? इसको स्पीड कैसे देंगे? इसके पास स्पीड कहां से आएगी? भाई अगर गैसियस मॉलिक्यूल लोगे तो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रॉन भी न्यूट्रल है। अब उसमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो कहां से स्पीड आएगी? नहीं आएगी। तो फिर कैसे दोगे? उसका एक ही तरीका है, आप हीट के जरिए, या कह लो थर्मल एजिटेशन के जरिए, या कह लो टेम्परेचर बढ़ा करके, टेम्परेचर के जरिए, टेम्परेचर बढ़ा करके उसके मोमेंटम को हम बढ़ा सकते हैं या उसमें मोमेंटम ले आ सकते हैं। तो यहां पर आप जब एनर्जी हासिल करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, जैसे गैसियस स्टेट में जो काइनेटिक एनर्जी आती है एक मॉलिक्यूल की, आती है F/2 स्मॉल kT। स्मॉल k क्या है? यहां पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ऐसे ही न्यूट्रॉन को भी टेम्परेचर दे करके आप क्या करेंगे? उसमें काइनेटिक एनर्जी लाएंगे। तो भाई न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अलग होता है, गैसियस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का अलग होता है। अब इसमें देखो ये F क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो अब जैसे मान लो मोनो एटॉमिक गैस है तो 3 होगा, डाई है तो 5 होगा, पॉली है तो इसे सब होता है ना? ये सब आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़े होंगे। पर हमारे यहां बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये इतना हमको झमेला नहीं करना भाइयों बहनों। जो पूछा जाता है मैं पढ़ा दे रहा हूं, उसके बियॉन्ड कोई नहीं पूछेगा, ये याद रखिएगा। ठीक, तो अभी मैं पढ़ा दे रहा हूं कि हमारे चार्ज पार्टिकल में और अनचार्ज पार्टिकल में कौन कौन है। चार्ज पार्टिकल मैंने आपको बता दिया, सीधे ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, और अनचार्ज पार्टिकल में ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या आया फार्मूला? तो वही ना बनेगा जो फार्मूला भाई जनरलाइज्ड होगा, H बाई में लैम्डा बराबर में H बाई में अंडर रूट 2m। बस ध्यान देना है कि E कितना आएगा। ठीक, गैसियस मॉलिक्यूल है तो E ये होगा, न्यूट्रॉन है तो E कुछ और होगा। वो भी मैं बता दे रहा हूं क्या होगा, आप रट लीजिएगा, रटे रहिएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए आपको मैं बता ही देता हूं, मॉड्यूल से बताता हूं, है ना, क्योंकि उसमें है। ये देखो, जैसे मैंने चार्ज पार्टिकल के लिए बताया, लिखा हुआ डी ब्रॉय वेवलेंथ फॉर अ चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन के लिए जब आप रखोगे, सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए जब करोगे भाई और बहनों ये कैलकुलेशन, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का मास लोगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लोगे और H लोगे। जो भी आप लोगे सब ले लगा करके फाइनल जो वैल्यू आती है वो यही आती है। ध्यान रखिएगा, यहां पर V0 को वोल्ट में रखना है तो आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। ये फॉर्मूला है, एज इट इज रटे रहिए। कभी कभी तो डायरेक्ट यही फार्मूला पूछा गया, सीधे बताओ डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। एक्चुअली डी ब्रॉय वेवलेंथ इसी के लिए डिफाइन भी हुआ था। ये सब तो हम लोग जबरदस्ती का निकाल लें,
बाद में हुआ ये सब डिफाइन खाली बाय एनसीईआरटी में खाली इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको, है ना। ठीक, प्रोटॉन के लिए अगर आप निकालोगे तो यहां मास चेंज हो जाएगा, चार्ज वही रहेगा जो इलेक्ट्रॉन का रहेगा। मास चेंज हो जाने की वजह से फार्मूला का शक्ल बदल जाएगा, 0.286 बाई में वी नॉट। ड्यूट्रॉन के लिए यह होगा और अल्फा पार्टिकल के लिए यह वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। मैं आपसे कहूंगा आप इलेक्ट्रॉन का याद रखिए और हद हो तो प्रोटॉन की याद रखिए। वैसे पूछा कोई भी जा सकता है, चारों याद रहेगा तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, डी ब्रॉय वेवलेंथ, ये तो चार्ज पार्टिकल का। अब अनचार्ज पार्टिकल के लिए बात हो रही है, जैसे न्यूट्रॉन का एग्जांपल लिया है इन्होंने। कोई गैसियस मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी का भी। आपको एनर्जी पता होना चाहिए या मोमेंटम पता होना चाहिए? एनर्जी या मोमेंटम पता है तो आप निपटा दोगे उसके डी ब्रॉय वेवलेंथ को। ये देखो, जैसे यहां पर अगर मान लीजिए आपने कौन लिया, न्यूट्रॉन लिया, तो थर्मल एजिटेशन की वजह से मोमेंटम आता है, मैंने बता दिया आपको। इफ न्यूट्रॉन इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, अगर एक ऑर्डिनरी सामान जो नॉर्मल एनटीपी होता है उस पर अगर बात करोगे तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी 3 kT आता है, 3/2 kT नहीं, kT आता है, जहां पर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। सीधे यह फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। भाइयों बहनों, ये भी आपके यहां नीट में पूछा गया क्वेश्चन, कुछ साल पहले नीट में एक सवाल और पूछा गया, वो भी मैं बता देता हूं आपको। कहा गया कि अगर न्यूट्रॉन थर्मल इक्विलिब्रियम में हैवी वाटर के साथ, किसके साथ, हैवी वाटर के साथ, तब बताइए क्या होगा। तो हैवी वाटर के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो एनर्जी kT नहीं आएगी बल्कि 3/2 kT आ जाएगी। और 3/2 kT जब यहां रखोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा h बाई में √3m kT। यह सवाल पूछा गया आपके। ठीक, अब आपको यह बात नहीं पता है तो आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो ये जो मैंने आपको बता दिया 4, 5, 6 जो डी ब्रॉय वेवलेंथ, आपको घुमा फिरा के इसी का पूछा जाएगा। मिला जुला करके बात एक आ गई कि जो पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव करता। थोड़ा इसकी फील हमको आना जरूरी है, हमको फील नहीं आएगी तो समझ में कैसे आएगा, है ना। ठीक, थोड़ा सा हम मैटर वेव की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि मैटर वेव आखिर क्या है, फिर यह बात पढ़ेंगे कि इसको सत्यापित कैसे किया गया, हाउ कैन इट बी प्रूव्ड। मैटर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती, आर नॉट होगा या नेट नहीं होगा, नॉट होगा, नॉट बना लेना। ठीक है, मैटर वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। अगर मैटर वेव है तो चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। द मैटर वेव रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इन स्पेस। डे ब्रॉय वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। हां, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्या चार्ज आया है कहीं पर, h/p, चार्ज पे निर्भरता नहीं है ना भाई। अल्फा पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन हो या कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, अगर उसका मोमेंटम हम सेम कर दे तो डी ब्रॉय वेवलेंथ सेम हो जाएगा। चार्ज पे निर्भरता नहीं है। आप यहां पर देख करके कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई ये तो क्यों आया था, कह रहे हैं अरे भैया क्यों आया था, चार्ज जब ये आएगा तो मास भी तो अलग अलग हो जाएगा, मतलब ये मोमेंटम सेम हो सकता है। आप इसका मल्टीप्लीकेशन में बी सेम, यस और नो, फॉर 2 डिफरेंट चार्जेस। तो चार्ज पे डिपेंडेंसी नहीं है, इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि यहां चार्ज आया है ना जी। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, इट मे बी पॉसिबल अलग अलग चार्ज के लिए सेम वैल्यू आ सकती है सेम वैल्यू। तो चार्ज पे डिपेंडेंसी नहीं है भाई और बहनों। ठीक, क्लियर हो गई बात। मैटर वेव में डी ब्रॉय वेवलेंथ के बारे में मैंने बता दिया। अब इसको प्रूव कैसे किया गया कि भाई पार्टिकल वेव नेचर शो करता, और थोड़ा फील लाते हैं कि इसका हमारी जिंदगी में आखिर ये क्या, ये था क्या, इसका फायदा क्या मिला हमको, फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर इसका क्या फायदा मिला। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आज तक नहीं बने हैं, राइट। लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि अगला चैप्टर हम लोगों का जब एटॉमिक फिजिक्स आएगा तो वहां पर भी मैं ऐसी कुछ बातें करूंगा और डिटेल में थोड़ी करूंगा। अभी तो मैं आधी बात करके छोड़ दूंगा, उतनी ही बात करूंगा जो मैटर वेव से संबंधित है, फिर मैं आगे की बात करूंगा। इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो करता है। वेव नेचर शो करने का मतलब इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का इंटरफेरेंस होता है। प्रूफ करने वाले कौन थे, डेविसन और जर्मर। कौन थे, डेविसन और
जर्मर। आइए सबसे पहले हम यह समझते हैं कि डेविसन जर्मर ने आखिर प्रूव क्या किया। तो डेविसन जर्मर का एक एक्सपेरिमेंट है। अब देखो ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम में आपको समझ में नहीं आएगा, राइट? तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, उस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है? तो आइए मैं आपके सामने एक वीडियो खोलता हूं। चूंकि कॉपीराइट का इश्यू होगा इसलिए मैं डायरेक्ट यूट्यूब से वीडियो चला रहा हूं, ताकि ये रहे कि भैया यूट्यूब ही चला है, ठीक है? अच्छा, यूट्यूब खुला ही हुआ है, ऑल राइट। सर्च का ऑप्शन है ना, डेविसन जर्मर। मैं इसी में दिखा रहा हूं ताकि आपको आ गया। हाँ, ये आपके सामने एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया है, ठीक है? 1924, राइट। चलिए, इसकी आवाज थी, मैंने इसको खत्म कर दिया। चलिए अब ये पूरी कथा सुनाएंगे, कहानी इसकी सुनाएंगे कि ये हुआ, ये जिंदगी में हुआ। इसको हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, है ना? इस एक्सपेरिमेंट को समझ लीजिए और कुछ नहीं है जी। अब आपको समझना क्या है ये समझिए। जी, मैं आपको दिखाता हूं, ये पूरा एक सेटअप है डेविसन जर्मर का। हालांकि इसको भी किसी ने कॉपी किया है, बहरहाल चलो मैं दिखाता हूं। ये देखो, समझो, इसमें उन्होंने क्या किया कि ये एक टारगेट दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली निकेल है, दिख रहा है आपको? ये टारगेट, ये जो टारगेट आपको दिख रहा है, दिस वन इज निकेल, समझ में आया? दिस वन इज निकेल, राइट? और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गन तैयार की गई है। इलेक्ट्रॉन गन क्या है? यहां पर एक प्लेट लगी हुई है और यहां से गर्म करके इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अभी देखिएगा, इसको दिखाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन टकराएगा, और जब यहां पर इलेक्ट्रॉन टकराएगा भाई और बहनों, तो टकरा करके इसका चारों तरफ ये बिखरेगा, जाएगा, लगातार मारेगा, इसको भी रोटेट करते रहेंगे, तो ये अलग अलग एंगल्स पे जाएगा। एक्चुअली हो क्या रहा होता है इस निकेल के अंदर, समझिएगा। इस निकेल का क्रिस्टल है, यहीं पर मैं दिखा देता हूं आपको। ये निकेल का क्रिस्टल है, जैसे इसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स होते हैं, है ना? या आप लोग सॉलिड स्टेट वगैरह आपको पता होगा तो पता होगा, ऐसे मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स होते हैं, ठीक? तो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है और टकरा करके चली जा रही है, राइट? तो एक सर्टेन एंगल बनाते, मान लो यहां से फाई है या थीटा है, तो एक सर्टेन एंगल बनाते हुए जा रही है, टकरा करके बेंड हो जा रही है। इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन होना, डिफ्रैक्ट हो गई। अब आप कहेंगे कि डेविसन जर्मर को कैसे पता कि डिफ्रैक्शन? अच्छा, एक चीज और देखो, ये दिख रहा है आपको, ये डिटेक्टर है। ये डिटेक्टर चारों तरफ ऐसे घूम सकता है, यानी जिस भी इस एंगल पे गई या इस एंगल पे गई, जहां भी जाएगी डिटेक्ट कर सकता है। ये घूम घूम के डिटेक्ट करेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए, आगे की वीडियो चला करके दिखाता हूं कैसे काम करता है। ये कहां चले गए? अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए, ये दिखा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन गन है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं, ये टारगेट है और ये डिटेक्टर है जो घूमता रहता है, ठीक है? निकेल क्लोराइड का क्रिस्टल है ये, राइट? और यहां देखो ये गन है, ये पूरा गन दिखाया हुआ इन्होंने। इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली क्या हो रहा है ये मैं आपको बताता हूं, देखिएगा अभी, ठीक? ये फिलामेंट है जिसको दिखाया मैंने, बताया आपको कि इसकी हीटिंग होने से यहां पर इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाएगा और ये एक्सेलरेट कर देगा पूरी इसी को इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं पूरा। यहाँ एक लो टेंशन बैटरी रखी है, इसको गर्म करने के लिए हाई टेंशन बैटरी रखी है एक्सेलरेट करने के लिए। इसका काम एक्सेलरेट करना है, इसका काम है गर्म करना। अब ये देखो इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, और ये वेव फॉर्म में क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है टकरा करके ना, तो इट बिहेव्स लाइक अ वेव, क्योंकि यहां डिफ्रैक्शन हो रहा है। और अभी बताऊंगा मैं डिफ्रैक्शन क्यों हम मान रहे हैं। ये देखो सर्कुलर स्केल है, अलग अलग एंगल पे ये डिटेक्शन करता है, अलग अलग एंगल पे ये डिटेक्शन करता है। बताते जा रहे हैं अभी, देखिएगा अभी ये पूरा प्रयोग आप देखिए, 2-3 मिनट का वीडियो है, किस तरीके से क्या काम करता है
बस थोड़ा ही सा बचा हुआ है, ज्यादा नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन गिरी, बीम गिरी, और अभी दिखाएंगे। ये देखिए, ये एक सर्टेन एंगल बनाएगा। यहां मैं दिखाता हूं आपको, देखिए किस तरीके से ये मूव करेगा, ये डिटेक्टर, और डिटेक्टर मूव करके ये एंगल शो करेगा। देखो एंगल शो कर देगा, ठीक। ये डिटेक्टर है, चारों तरफ ये घूमता है, ठीक। समझ आ रहा है? अच्छा, अब हुआ क्या, ये आप समझ चुके होंगे, इलेक्ट्रॉन बीम कराया गया, डिफ्रैक्शन हुआ ये कि यहां पर दो तरीके से इस, अब यहीं पर बना दे रहा हूं मैं, ब्लैक है, इस यहां पर हुआ ये कि ये जो डिटेक्टर है, इसको थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ा लेता हूं। हाँ, अब देखो ये ग्राफ बना हुआ है, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस लगा करके अलग अलग इसमें डेविएशन। अब सिंपल है, मैं जो काम की बात है वो बता दे रहा हूं। एक्चुअली हुआ क्या कि यहां पर इस इलेक्ट्रॉन का वो हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, और अगर कहीं पर क्रिस्टलाइन लेयर होता है, कहीं पर अगर क्रिस्टलाइन लेयर होता है भाई और बहनों, अगर कहीं पर क्रिस्टलाइन लेयर होता है ना, तो उसके लिए एक लॉ होता है जिसे हम ब्रैग्स लॉ कहते हैं, आप जानते होंगे। ब्रैग्स लॉ की वैल्यू का इक्वेशन आता है एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। निकल क्लोराइड के लिए जब d थीटा सब हमको पता चल गया, तो हमने जो वेवलेंथ निकाला उस इलेक्ट्रॉन बीम की वो वेवलेंथ आई 2d साइन थीटा बाई में n। ये वैल्यू फाइंड की गई, कुछ वैल्यू आई है। इस इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन के लिए ब्रैग्स लॉ लगाया गया और वहां से वेवलेंथ निकाला गया। और जब डी ब्रोई की इक्वेशन से वेवलेंथ निकाला गया इलेक्ट्रॉन बीम का, तो ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ दोनों सेम आया। इसका मतलब यह हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो ब्रैग्स लॉ को फॉलो कर रहा है, और जो ब्रॉय की बात है, डी ब्रॉय की बात है, वो बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अगर हम उसको वेव की तरह मानेंगे तभी डिफ्रैक्शन होगा, और डिफ्रैक्शन हो रहा है तभी ये लॉ भी फॉलो हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से डेविसन और जर्मर ने इसे सत्यापित कर दिया भाई और बहनों, राइट, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा नेचर शो करता है, वेव नेचर शो करता है। मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर साबित करने वाले कौन थे, डेविसन जर्मर 1927 में किया था, इंडिपेंडेंटली बाय जीपी थॉमसन इन 1928। 1928 में जीपी थॉमसन, जे थॉमसन के बेटे है ना, क्या पैगेट करके कोई नाम था इनका, वो अपने को काम नहीं है। तो ये इफेक्ट, अब ये देखो ये डिटेक्टर लगा हुआ मूव करता है, ये अलग अलग एंगल पे निकाला गया। इतना हमको डिटेल नहीं पढ़ना कि को क्वेश्चन नहीं आता, ठीक, बात समझ में आ गई इससे। अब आप कहेंगे कि आखिर अगर हमको इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर पता ही चल गया तो उससे फायदा क्या मिला, उसका बेनिफिट क्या है? तो उसका बेनिफिट मैं आपको बस 5 मिनट में बता देता हूं, ये काम का नहीं है वैसे भी। सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा ये ब्रेक थ्रू था, बहुत बड़ा इवोल्यूशन था ये। इसने बहुत से अनसुलझे जो रहस्य थे उसको सुलझाया। जैसे बोर का मॉडल था। बोर का मॉडल क्या था? बोर का मॉडल यह कहना था कि भैया, बोर का मॉडल यह था कि न्यूक्लियस, ये मैं अभी डिटेल आगे करूंगा, कि चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट पाथ में घूमता है, घूमते वक्त ना एनर्जी एमिट करता है ना रिसीव करता है। लेकिन एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया उन्होंने कहा कि भैया किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम या वेलोसिटी जो भी कह लो, वो दोनों साइमल्टेनियसली आप नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी होती है। कौन कौन सी चीज है? पोजीशन और मोमेंटम। और उन्होंने कहा कि जो पोजीशन की अनसर्टेनिटी है और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी है, दैट विल बी अ उनका प्रोडक्ट जो है दैट इज अ फाइनाइट नंबर, जो कि h/4π आप जानते हैं। फिलहाल आपके लेवल पे आप यही जानो, फाइनाइट नंबर h/4π। तो प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी और इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी मोमेंटम इज इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर।
इस बात को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आपको मैटर वेव का सहारा लेना पड़ेगा, यानी आपको मानना पड़ेगा कि यह चलता हुआ इलेक्ट्रॉन एक वेव नेचर बिहेव की तरह बिहेव कर। आप कहेंगे अरे ऐसा कैसे? चलो मैं बता देता हूं ऐसा कैसे। सपोज कर लीजिए कि हम उसके मोमेंटम को फिक्स कर देते हैं, या हम कहते हैं कि इस वक्त चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम ये है। अगर किसी का आपने चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम यहां पर फिक्स कर दिया, इस इक्वेशन के मुताबिक देखा जाए, मोमेंटम अगर फिक्स है तो डेल्टा पी जीरो, यानी अनसर्टेनिटी नहीं है उसमें हमने बता दिया कि भैया इतना मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, अनसर्टेनिटी खत्म कर दी हमने, इतना मोमेंटम तो अनसर्टेनिटी जीरो। उस हिसाब से देखा जाए तो डेल्टा एक्स फिर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट, यानी इसकी इनफाइनाइट पोजीशन पॉसिबल है। अगर आप पार्टिकल की तरह इलेक्ट्रॉन को सोचोगे तो आप इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे, पागल हो जाओगे, कहोगे अरे ऐसा कैसे यार? भाई हम लोग मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर पोजीशन होता है। अच्छा, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं सब एनसीईआरटी का पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी के बाहर नहीं है, ये मत समझना ज्ञानवाणी दे रहे हैं मीना वजह का, सब एनसीईआरटी में लिखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन बता दे रहे हैं, लिखा है तो बता दे रहे हैं। ये ऐसा मत समझिएगा कि अरे भयंकर ज्ञान चल रहा है यार, ऐसा नहीं कुछ। तो डेल्टा एक्स इनफाइनाइट आ गया, यानी उसके पाए जाने की अनसर्टेनिटी, मतलब वो कहीं भी यहां भी पाया जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? एक ही पार्टिकल कई जगहों पर कैसे पाया जा सकता है? सोचो, दिमाग फट जाएगा सोचकर, ऐसा कैसे हो सकता है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो ये कहता है। लेकिन अगर हम इसको वेव मान ले तो यह बात सच है। कैसे? समझो, क्योंकि अगर इसका मोमेंटम आपने फिक्स कर दिया तो इट विल हैव अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, इट विल बिहेव लाइक अ वेव, यानी आप इसको कुछ वेव की तरह मानेंगे तो इसकी इनफाइनाइट दूरी तक पॉसिबिलिटी है मौजूद होने की, इनफाइनाइट दूरी तक मौजूद होने की संभावना है। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहरहाल इनफाइनाइट तक पाने की संभावना। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैटर वेव मानोगे तभी प्रूफ हो पाएगा, वरना नहीं प्रूफ हो पाएगा। और अनसर्टेनिटी को प्रूफ करने के लिए एक और थ्योरी जाननी पड़ेगी। वो थ्योरी उतनी डीप आपको जाननी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में उस थ्योरी का जिक्र है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। वो थ्योरी है ना, उसका जिक्र है खाली, और कुछ ऐसा है नहीं कि आपसे पूछा जाता है, कभी जिंदगी में नहीं पूछा गया है, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे इतना ज्यादा बनता ही नहीं है ना। प्रोबेबिलिटी, ये देखिए, ये एक टॉपिक है, जो टॉपिक है मैक्स बॉर्न, जिन्होंने प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया था, प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन, कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी डिसाइड होती है, राइट। इसके दूसरे हिस्से में चलते हैं हम लोग। पहला हिस्सा तो समझ गए कि अगर मैंने P फिक्स कर दिया तो डेल्टा एक्स इनफाइनाइट होगा, कब? जब वेव मानोगे। ठीक उसी तरीके से अगर आप अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स में खत्म कर दो, यानी आप एक पर्टिकुलर पोजीशन डिटरमाइन कर दो, तो मोमेंटम डिसाइड नहीं आएगा। डेल्टा, सोचो ना, डेल्टा एक्स अगर आपने 0 कर दिया तो मोमेंटम की इनफाइनाइट वैल्यू हुई कि नहीं हुई? बोलो। इनफाइनाइट अनसर्टेनिटी, यानी उसका कई एक मोमेंटम पॉसिबल है। अब आप पागल हो जाओगे, भैया एक जगह अगर हम पार्टिकल मानते हैं तो एक पर्टिकुलर जगह पर पर्टिकुलर मोमेंटम होगा, कई मोमेंटम कैसे हो सकता है किसी का? लेकिन आइए, यहां पर हमको जिक्र करना पड़ेगा वेव पैकेट का। इतना डिटेल में नहीं जाना, बस इतना समझ लो कि अगर मैं सर्टेन पोजीशन में वेव को भरूंगा तो अलग अलग वेवलेंथ पॉसिबल हो जाएगी। इसको वेव पैकेट पूरा बोलते हैं। अलग अलग वेवलेंथ पॉसिबल हो जाएगी, और अलग अलग वेवलेंथ होने का मतलब अलग अलग मोमेंटम हो जाना। अगर आप इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस को एज एन वेव, एज एन मैटर वेव लिमिटेड करोगे, इट विल हैव डिफरेंट वेवलेंथ एट डिफरेंट पोजीशंस। मतलब या कह लो, इट विल हैव डिफरेंट वेवलेंथ एट अ सर्टेन पोजीशन। डिफरेंट वेवलेंथ होने की वजह से डिफरेंट मोमेंटम आएगा, और यही तो आना चाहिए। अनसर्टेनिटी आएगी कि नहीं आएगी? क्लियर है? तो अगर आप हिजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिफाइन करना चाहते हो तो आपको मैटर वेव का एग्जिस्टेंस का सहारा लेना पड़ेगा, डी ब्रॉय की बात माननी पड़ेगी, तभी आप एक्सप्लेन कर पाओगे। और आपको यहां पर एक और चीज जाननी पड़ेगी, मैक्स बॉर्न की थ्योरी, जो मैंने आपको बताया, मैक्स बॉर्न की प्रोबेबिलिटी थ्योरी। इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि इन्होंने प्रोबेबिलिटी को एक तरीके से डिफाइन किया था जो मैटर वेव होता है ना, उसकी इंटेंसिटी से। जहां पर ज्यादा इंटेंसिटी होगी वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी।
इसका मतलब यह हुआ कि जो बोर कह रहे थे कि डेफिनेट पाथ होता है, डेफिनेट पाथ नहीं होता है, बल्कि आप ऑर्बिट उसे कहेंगे जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी अनंत तक कुछ भी हो सकती है, अनंत तक, इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। ठीक, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से यह बात सत्यापित हो गई कि इसका पाथ फिक्स नहीं होता, इलेक्ट्रॉन कि पाए जाने की पॉसिबिलिटी कहीं भी हो सकती है, लेकिन एक सर्टेन रीजन होगा जहां पाए जाने की पॉसिबिलिटी होगी, जिसे हम ऑर्बिट कह के बोलते हैं, राइट। तो फिलहाल हमको मैटर वेव मान लेने से क्वांटम फिजिक्स के अंदर बड़ा फायदा मिला। ठीक है, तो यहां पर आपके मॉड्यूल के अंदर अगर आप देखोगे तो इस बात का जिक्र नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछा जाता है। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, एनसीईआरटी का ये पेज जो है इसमें बातें लिखी हुई हैं, इसके पहले वाले पेज है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, ये देखो वेव पैकेट का पूरा लिखा है, जो मैंने बताया ये सब बातें यहां लिखी, ये वेव पैकेट के बारे में बताया गया है ना, डिस्क्राइब करता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी में। आपसे इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा, ये बात भी श्योर है। ठीक है भाई और बहनों, क्लियर। यहां पर आपको डी ब्रॉय वेवलेंथ मैंने ग्राफ बनवा दिया आपको, और ये वेवलेंथ किसकी क्या होती है ये सब मैंने आपको बता दिया, प्रॉपर्टी भी आपको बता दी। तो भाई और बहनों, इसी के साथ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर समाप्त। आप ड्यूअल नेचर को नेचर के तौर पे लीजिएगा, उसका पिक्चर मत बनाइएगा, मेरी सबसे पहली बात है, पिक्चर बनाओगे तो पागल हो जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में, और तब तक आप इसे कंप्लीट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, बहुत जल्दी जल्दी अब आपको वीडियो मिलने वाली है। आप सब पे भगवान की कृपा बनी रहे। कमेंट करना जरूर, कमेंट जरूर करें, कमेंट करना भूल जाते हैं आप लोग, कमेंट करिए, उम्मीद करता हूं कि कमेंट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।